इस्लामी मुआशी निज़ाम ख़ास तौर पे ज़कात का निज़ाम अगर नाफिज कर दिया जाए तो पाकिस्तान क्या मुसलमान दुनिया के अंदर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। ये फ़िक्रा हमें अक्सर सुनने को मिलता है जब भी हम सरमायादारी निज़ाम पर तनकीद करते हैं या सोशलिज़म की बात करते हैं। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि अगर ज़कात का निज़ाम कायम कर लिया जाए तो सारे गुर्बत के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ज़कात का निज़ाम उस वक्त कायम हुआ था कि जब दुनिया के अंदर सरमायादारी निज़ाम था ही नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर आप गौर करें कि सरमायादारी निज़ाम नहीं था। सरमायादारी निज़ाम 16वीं सदी में यूरोप के अंदर शुरू हुआ और ये निज़ाम इस तरह से बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर इस किस्म का है, इसके अंदर मंडी का निज़ाम इस तरह से चलता है, जो रसद और तलब का निज़ाम है यानी डिमांड एंड सप्लाई का निज़ाम है वो इस तरह से चलता है कि मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि जितनी मर्ज़ी आप चैरिटी दें आप गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चैरिटी होती है, यानी कि पाकिस्तान का नंबर 34 है दुनिया के अंदर, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा चैरिटी देते हैं। ज़कात के एतबार से भी देते हैं, हुकूमत को भी ज़कात बहुत सारे लोग देते हैं और उसके अलावा प्राइवेटली भी बहुत सारे लोग ज़कात देते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। ख़ास तौर पे जब रमज़ान का महीना आता है तो हम पाकिस्तान के की जो रईस लोग हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें लोगों को देते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे इंटरनेशनल एड कितनी बड़ी तादाद में मिलती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बावजूद कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है और पाकिस्तान के अंदर भी इतनी ज़्यादा ज़कात वगैरह दी जाती है, अगरचे पाकिस्तान के अंदर ज़कात के हवाले से ये कहना ज़रूरी है कि बैंकों वगैरह में जहाँ आपका अकाउंट होता है वहाँ बैंक वाले ख़ुद आपको फॉर्म आगे दे देते हैं कि जी ये आप फ़िक़्ह जाफ़रिया पर साइन कर दें कि आप फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी ज़कात नहीं कटेगी। मगर बहरहाल इस चीज़ को छोड़ते हुए ज़कात का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर कायम है। उसके अलावा भी बहुत बड़े पैमाने पर चैरिटी के निज़ाम कायम है इंटरनेशनल लेवल पे। फिर भी दुनिया के अंदर से गुर्बत ख़त्म नहीं होती, ख़ासतौर पर थर्ड वर्ल्ड के अंदर से गुर्बत ख़त्म नहीं होती। आखिर इसकी क्या वजह है? कुछ अर्सा पहले 15 लीडिंग इकोनॉमिस्ट, दुनिया के 15 लीडिंग इकोनॉमिस्ट ने इकट्ठे एक आर्टिकल पे साइन किया और उन्होंने ये कहा कि जितनी मर्जी हम एड दे रहे हैं इससे गुर्बत में कमी नहीं आ रही। इसमें जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ भी शामिल थे, बहुत सारे लोग शामिल थे। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि भाई गुर्बत चैरिटी से ख़त्म नहीं हो सकती। आखिर इसकी क्या वजह है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, जो गरीब आदमी, जो मेहनत कश बंदा है, उसने तो उजरत हासिल करनी, उसको तो वेज मिलनी, उसको तो तनख्वाह मिलनी। अब सरमायादारी निज़ाम के अंदर ये जो तनख्वाह होती है, जो उजरत होती है, ये किस तरह से तय होती है? सवाल ही पैदा होता है। सरमायादारी निज़ाम के अंदर उजरत वैसे ही तय होती है जिस तरह हर अशिया की कीमत तय हो, हर शय की कीमत तय हो। मंडी के अंदर जो भी चीज़ें बिकती हैं वो डिमांड और सप्लाई, तलब और रसद के जो कानून है उनकी बुनियाद पर बिकती हैं, उनकी बुनियाद पर ही उनकी कीमत तय होती है। ये तो बहरहाल मंडी के अंदर तय हो रहा होता है। मंडी के पीछे जो पैदावार हो रही होती है उसका मंडी के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। वो इस तरह से है कि अगर एक चीज़ की एक मखसूस कीमत है बनाने की, उसकी ख़ास कॉस्ट है, फ़र्ज़ करें कि जूते बनाने की कॉस्ट 500 रुपया है, तो अगर उसकी कीमत 500 रुपये से गिर जाए, मंडी के अंदर उसकी कीमत 500 रुपये से गिर जाए, तो सरमायादार या प्रोड्यूसर, जिस किस्म का भी प्रोड्यूसर हो, वो चीज़ बनाना ही छोड़ दे। वो कहे कि भाई इसमें तो मुनाफा ही नहीं है, बल्कि मुनाफा क्या, इसमें तो घाटा हो जाता है, तो लिहाजा मैं ये चीज़ नहीं बनाऊँगा। अगर किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाए, 500 रुपये की चीज़ बनती है मगर वो 5000 की बिके, तो सरमायादार ये सोचेंगे कि यार इस चीज़ में तो बहुत मुनाफा है, तो लिहाजा इस चीज़ को बनाया जाए। वो उस फील्ड के अंदर, प्रोडक्टिव फील्ड के अंदर एंटर हो जाएंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और सप्लाई को बढ़ा देंगे। इस तरह डिमांड और सप्लाई बज़ाहिर तो प्राइस को बनाते हैं, मगर इसके पीछे जो पैदावारी मामलात हैं, जो पैदावारी रिश्ते हैं, जो पैदावारी कॉस्ट्स हैं, वो डिटरमिन करती हैं कि प्राइस कहाँ पे आती है। और एक परफेक्टली कंपेटिटिव इकोनॉमी के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन से क्या मुराद है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि जो मंडी के आइडियल हालात हों, बेस्ट हालात हों, बेस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। इससे मुराद ये हमारी कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई बैरियर टू एंट्री और एग्जिट नहीं है। इससे मुराद ये है कि कोई एक बायर या सेलर प्राइस को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। प्राइस प्योरली मंडी बनाती है और मंडी खुद से बनाती है और उस पर किसी किस्म का कोई बैरूनी असर नहीं होता। तो अगर हम देखें कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस कहाँ पे जाके सेटल होती है, डिमांड और सप्लाई कहाँ पे जाके सेटल होती है। अगर आपने ओ लेवल इकोनॉमिक्स या ए लेवल इकोनॉमिक्स पढ़ी तो आपको पता चल जाएगा कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, जहाँ पे वो सबसे नीचे आता है, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट होते हैं, वहीं एमआर और एआर भी इंटरसेक्ट होते हैं और वहाँ जाके डिमांड और सप्लाई सेटल हो जाती है, उसके इर्द गिर्द यानी कि घूमती है। जब डिमांड बढ़ जाए, प्राइस उससे बढ़ जाए तो सप्लाई बढ़ जाती है और उसके नतीजे में प्राइस वापस नीचे आ जाती है। अगर डिमांड गिर जाए तो सप्लाई भी गिर जाती है, सप्लाई के गिरने से वापस प्राइस वहीं पर आ जाती है। यही मामला
गौर तलब बात है, यही मामला उजरत के साथ, तनख्वाह के साथ और मेहनत कशों के साथ भी है। अगर किसी वजह से मेहनत कशों की ज़्यादा तलब हो, इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, धड़ाधड़ चीज़ें बिक रही हैं, सरमायादार कह रहा है कि मैं पहले से ज़्यादा पैदावार करूं, ज़्यादा लेबर को हायर करता है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर ज़्यादा लेबर हायर होता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए उजरत बढ़ जाती है, तो सप्लाई ऑफ लेबर भी उसको मैच करने के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अब बेटर ऑफ हैं, वो बेहतर उनके पास खाना पीना उनको मैसर हो रहा है, वो ज़्यादा लेबर कर सकते हैं, ज़्यादा आवर्स ऑफ लेबर दे सकते हैं, उनके बच्चे सेहतयाब हो गए, वो बच्चे काम करना शुरू कर देंगे, सप्लाई ऑफ लेबर सब शॉकिंगली बढ़ जाएगी, जिससे प्राइस ऑफ लेबर वापस वहाँ पे आ जाएगी। और इसी तरह उलट भी होता है, अगर डिमांड ऑफ लेबर गिर जाए और उसके नतीजे में उजरत कम हो जाए, तो लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, लोगों के घर के चूल्हे नहीं जलेंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर जो है एडजस्ट हो जाएगी और दोबारा से प्राइस वहीं पे आ जाएगी। शॉकिंग बात है, मगर हकीकत यही है कि डिमांड और सप्लाई लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल कर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ाने या कम करने के नतीजे में वहाँ पे वापस आ जाती चीज़ें एक ही लेवल पे। उजरत का लेवल चेंज ज़्यादा नहीं, लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। शॉकिंग बात लग रही है? अच्छा, आगे आपको बताता हूँ कॉस्ट ऑफ लेबर जो है उसमें क्या चीज़ें जाती है। नंबर एक ये कि जाहिर बात है लेबर अगर खाएगी नहीं तो काम कैसे करेगी, तो उसकी सस्टेनेंस उसके अंदर शामिल है। दूसरी चीज़ एजुकेशन और ट्रेनिंग की कॉस्ट भी होती है, वो भी उसके अंदर शामिल। तीसरी चीज़ लेबर ने एक पीरियड के बाद मर जाना है, तो उसके बच्चों के लिए भी कुछ उनको रिप्लेस करने की उसकी रिप्रोडक्शन कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो ये 3 मेन कॉस्ट होती हैं लेबर की। इन कॉस्ट के इर्द गिर्द, यानी कॉस्ट ऑफ लेबर के इर्द गिर्द प्राइस ऑफ लेबर फ्लक्चुएट करती है, यानी कि वेजेस फ्लक्चुएट करती हैं। इससे थोड़ी सी ऊपर भी चली जाती हैं, थोड़ी सी नीचे भी आ जाती हैं, मगर इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इलास्टिक बैंड की तरह वो कीमत को, उजरत को वापस उसी लेवल पर ले आती हैं जिस लेवल पे लेबर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। जिस तरह बाकी सारी कमोडिटीज़ के साथ होता है, वैसे ही इस कमोडिटी के साथ भी होता है। अब इसका मतलब क्या है? बड़ी मैंने जल्दी में आपको बहुत सारी इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन की है, इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट दी, मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिलफर्ज हुकूमत ज़कात कलेक्ट करना शुरू करते हैं। सरमायादारी निज़ाम के अंदर हम रह रहे हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। सरमायादारी निज़ाम अभी जदीद दौर के अंदर बना है, पहले दौर के अंदर नहीं हुआ करता था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर सरमायादारी निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता था। ये 16वीं सदी के अंदर यूरोप के अंदर सबसे पहले बना, इटली से फैलता फैलता फिर आगे इंग्लैंड वगैरह के अंदर फैला, फिर फ्रांस वगैरह, एम्स्टरडेम के अंदर भी फैला, और उधर से उन मुल्कों ने जब दुनिया के मुल्कों पर फतह हासिल कर ली सरमायादारी निज़ाम के नतीजे में, तो उन्होंने फिर सरमायादारी निज़ाम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। मिसाल तौर पर इंडिया के अंदर सरमायादारी निज़ाम 1793 के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बाद यहाँ पे पैदा होना शुरू हुआ। यानी 18वीं सदी से पहले इंडिया के अंदर, बड़े सगीर के अंदर कोई सरमायादारी निज़ाम नहीं था, ना पूरी मुसलमान दुनिया के अंदर कोई सरमायादारी निज़ाम था। ये सारा सरमायादारी निज़ाम वेस्ट ने इंट्रोड्यूस किया कलोनियलिज्म के ज़रिए। तो एक तो बात ये क्लियर होनी चाहिए। अब ये सरमायादारी निज़ाम ऐसा अजीबोगरीब किस्म का निज़ाम है कि इसमें आप जितनी मर्जी चैरिटी डालें, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ओवरऑल एग्रीगेट वेज पे फ़र्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल आपको सादा लफ्ज़, ये तो मैंने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको बात समझाई, अब सादा लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ। बिलफर्ज हुकूमत बहुत सारे टैक्सेस लगा दे, ज़कात कलेक्ट करे, ज़कात कलेक्ट करके वो एजुकेशन फ्री कर दे। क्या होगा? जब एजुकेशन फ्री होगी तो सरमायादार कहेगा भी तुम्हारी तालीम तो फ्री है, मैं तुम्हारी तालीम के लिए उजरत में पैसे क्यों डालूँ, मैं उतने पैसे जो मैंने तालीम के लिए डाले थे उजरत में वो कम हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका हेल्थ केयर फ्री हो जाए तो सरमायादार ये कहेगा भाई हेल्थ केयर तो आपको फ्री मिल रहा है, तो मैं आपको हेल्थ केयर जो है वो क्यों दूँ, अपनी वेज के पैकेज के अंदर हेल्थ केयर और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों शामिल करूँ, वो तो आपको हुकूमत से मिल रहा है, लिहाजा वो आपके वेज के पैकेट से कट हो जाएगा। अगर बिलफर्ज हुकूमत लंगर खाना खोल दे और कहे कि खाना भी हम फ्री प्रोवाइड कर देंगे, तो सरमायादार कहेगा खाना तो आपको फ्री मिल रहा है, मैं क्यों आपको उसके पैसे दूँ, खाने के पैसे वगैरह मैं क्यों दूँ, वो तो आपको वैसे ही मिल रहा है। यानी अगर हुकूमत सब्सटेंस भी दे दे, हेल्थ केयर भी दे दे, एजुकेशन भी दे दे, तो एक्चुअली मार्केट रीजस्ट हो जाएगी और वो चीज़ें जो हुकूमत प्रोवाइड कर रही हैं वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, वो वेजेस के अंदर से कट जाएंगी, वेजेस का लेवल वही रहेगा। तो इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़कात का सिस्टम आप जिस मर्जी लेवल पे ले आएँ, वेजेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे होंगे डॉक्टर साहब बातें तो आपकी बड़ी कॉम्प्लेक्स मगर कुछ लॉजिकल भी लग रही, मगर एक बात तो समझाएं फिर, और वो बात ये है कि वेस्ट के अंदर तो वेजेस बड़ी हाई हैं, दुबई के अंदर तो वेजेस बड़ी हाई हैं, वहाँ तो लोग भाग भाग के जाते हैं कि हम वहाँ नौकरी करें ताकि कुछ पैसे जो है पाकिस्तान वापस भेजें, तो वहाँ पर क्यों हाई? इसका जवाब ये है
कि अगर आप वहाँ के कैपिटलिस्ट सिस्टम को भी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1945 से पहले वेजेस बिल्कुल हाई नहीं थे, लोग बिल्कुल गुर्बत के अंदर रहते थे, सत्यानाश होता था लोगों का। जिस तरह थर्ड वर्ल्ड के अंदर गुर्बत है, उसी किस्म की गुर्बत जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी हुआ करती थी, यानी इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर। 45 के बाद बहुत बड़ा चेंज आया, और वो चेंज ये था कि सोवियत यूनियन की बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। सोवियत यूनियन की कामयाबी, सोशलिज्म बहुत अट्रैक्टिव हो गया। जब अट्रैक्टिव हो गया तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने ये सोचा कि अगर हमने कुछ ना किया, इसी तरह गुर्बत रही, तो ये तो सारे कम्युनिस्ट हो जाएंगे, इसका हमारे खिलाफ इनकलाब हो जाएगा। तो उन्होंने फिर केन्जियन इकोनॉमिक्स अडॉप्ट की, जिसके अंदर इनॉर्मसली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी थी, बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर था, और ऊपर से थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी इंपीरियलिस्ट प्रॉफिट धड़ाधड़ आ रहा था। तो इस तरह से डिमांड फॉर लेबर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर बहुत हाई होनी शुरू हो गई। ये सिर्फ 1945 से लेके ओपेक ऑयल क्राइसिस तक मामला चला। कोई भी इकोनॉमिस्ट को आप उठा के देख लें, सारे इकोनॉमिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि ये तकरीबन 25-30 साल का पीरियड था जिसके अंदर डिमांड फॉर लेबर बहुत हाई थी। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी चल रही थी, इंपीरियलिस्ट प्रॉफिट्स बहुत बड़े आ रहे थे, और पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा था। बहरहाल जब ओपेक क्राइसिस वगैरह हुआ तो उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने सोचा कि नहीं, अब केन्जियन इकोनॉमिक्स हमने ख़त्म करनी, डिमांड मैनेजमेंट हमने ख़त्म करनी। केन्जियन इकोनॉमिक्स क्या है? डिमांड मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो एग्रीगेट डिमांड को उन्होंने मैनेज किया हुआ था, रियासत ने मैनेज किया हुआ था, उससे उन्होंने एग्रीगेट डिमांड को फॉर लेबर को इंतहाई ऊंचा रखा हुआ था। उसको पुश कर रहे थे, वो पुश कर रहे थे अपने इंटरनल डेट चला के, तो उसको हाई रख रहे थे, जिससे वेजेस बढ़ती चली जा रही थी, गरीबों के हालात बेहतर हो रही थी। चैरिटी की वजह से नहीं गुर्बत ख़त्म हुई, इनफैक्ट केन्जियन इकोनॉमिक्स की वजह से और डिमांड मैनेजमेंट की वजह से जो डिमांड फॉर लेबर है वो हाई थी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे गुर्बत ख़त्म हुई। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहाँ पे गुर्बत ख़त्म हुई, वहाँ पे कैसे ख़त्म हुई? यूएनडीपी का डाटा उठा लें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी इकोनॉमिस्ट को उठा लें, आपको जवाब एक ही मिलेगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर भी गुर्बत में कमी आई है, उसकी मेन और सबसे बड़ी वजह एक और सिर्फ एक है, और वो चैरिटी नहीं है, वो है एक्सेस टू लैंड। Access to land is the number one reason for poverty alleviation in the third world. आप हैरान हो गए होंगे ये बात सुन के, मगर ये एब्सोल्युटली प्रूवन फैक्ट है। यूएन के स्टेटिस्टिक्स उठा ले, यूएनडीपी के स्टेटिस्टिक्स उठा ले, कोई भी स्टेटिस्टिक्स उठा ले, आपको यही जवाब मिलेगा कि एक्सेस टू लैंड नंबर 1 डिटर्मिनेंट होता है पॉवर्टी एलिविएशन के अंदर। मिसाल के तौर सबसे बड़ी इसकी मिसाल चीन है। चीन ने मार्केट खोली, आईएमएफ वाले कहते हैं जी उन्होंने मार्केट खोली, इस वजह से पॉवर्टी वहाँ पे ख़त्म हुई। 850 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। क्या वजह है? और यही प्रोसेस इंडिया के अंदर भी हुआ। इंडिया ने भी अपनी मार्केट वगैरह खोली, पहले ज़रा प्रोटेक्शनिज्म, नेहरूवियन प्रोटेक्शनिज्म था, मगर इंडिया के अंदर तो ये मामलात नहीं है। इंडिया के अंदर तो उलट मामलात हैं। इंडिया के अंदर तो फार्मर्स बहुत बड़े पैमाने पर सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं जब से इंडिया के अंदर न्यू लिबरलिज्म आया है, मगर चीन के अंदर ऐसा नहीं है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है एक्सेस टू लैंड। चाइना ने तारीख का सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म करके तमाम अपनी पेजेंट्री को एक्सेस टू लैंड दिया है। तो उसकी वजह से जब प्रॉस्पेरिटी पैदा हुई तो वो प्रॉस्पेरिटी किसानों के अंदर भी गई है, गरीब पिंडों के अंदर भी गई है। जबकि इंडिया के अंदर एक्सेस टू लैंड आज भी बहुत अनइक्वल है, पाकिस्तान के अंदर एक्सेस टू लैंड आज भी बहुत अनइक्वल है। ज़्यादातर पॉवर्टी इंडिया हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वो रूरल एरियाज़ में होती है। मैस पॉवर्टी जो है वो अर्बन एरियाज़ में नहीं होती, अगरचे यहाँ पे लोग भीख मांगते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो बड़े लेवल की पॉवर्टी होती है वो हमेशा रूरल एरियाज़ में होती है। और रूरल एरियाज़ में जो पॉवर्टी होती है उसकी नंबर 1 रीज़न होती है लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड। यानी जहाँ पर ज़राई इस्लाहात होंगे वहाँ पे गुर्बत ख़त्म होगी। आप ज़कात देते रहें जितना मर्जी आपका दिल चाहता है, मगर जब ज़मीनें जो हैं वो जागीरदारों के कंट्रोल में होंगी तो वहाँ पर आप जितनी मर्जी मज़ारों को ज़कात देते रहें, वहाँ पर पॉवर्टी ख़त्म नहीं होगी। कंक्लूजन ये है कि चैरिटी डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। ज़कात के ज़रिए और चैरिटी के ज़रिए आप दुनिया के अंदर गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? क्योंकि डिमांड और सप्लाई कैपिटलिस्ट सिस्टम बना ऐसे हुआ है कि एक तरफ से आप पैसे डालते हैं, दूसरी तरफ से जो सरमायादार है या लैंडलॉर्ड है, जितने पैसे आप डाल रहे हैं यहाँ से, उतने पैसे वो उजरत में कम करी जा रहा है दूसरी तरफ से। डिमांड और सप्लाई काम ही ऐसे करते हैं, मार्केट मैकेनिज्म काम ही ऐसे करता है कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, कि कंप्यूटर बनाना है आपने या गाड़ी बनानी है आपने। फ़र्ज़ करें आप गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी के अंदर आप सब्सिडी
सब्सिडी दे देते हैं, हुकूमत जो है सब्सिडी दे देती है गाड़ी बनाने के लिए, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि गाड़ी जो है वो सस्ती बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, गाड़ी के रेट वो नहीं रहेगा जो पहले था, मार्केट खुद बहुत एडजस्ट करेगी कि आपको तो इतनी सब्सिडी मिल रही है, लिहाजा अगर बिजली की सब्सिडी मिल रही है उसके हिसाब से कीमतें एडजस्ट होंगी, अगर फ्यूल की सब्सिडी मिल रही है उसके हिसाब से कीमतें एडजस्ट होंगी। मार्केट हमेशा सब्सिडी को एडजस्ट करता है। तो इसी तरह अगर आप लेबर को सब्सिडी दे रहे होंगे तो देखिए मार्केट जो है वो उसको टेक इनटू अकाउंट करेगा और उसके नतीजे में वेजेस कम हो जाएंगी और ओवरऑल कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। जिन लोगों को आपने पैसे दिए वो तो बेचारे एक वक्त की रोटी खा लेंगे, मगर ओवरऑल पॉवर्टी के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट चैरिटी के नतीजे में कैपिटलिस्ट सिस्टम में नहीं हो सकता। दूसरे सिस्टम्स में हो सकता था, कैपिटलिस्ट सिस्टम में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे उजरत की कीमत जो है वो डिमांड और सप्लाई से तय होती है, और डिमांड और सप्लाई के पीछे उसकी पैदावार होती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन करती है कि वेज कहाँ पे घूमेगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो वेज भी कम हो जाएगी, लिहाजा ओवरऑल इम्पैक्ट कोई खास नहीं होगा। समझिए बात को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मंसूबा आप दे रहे हैं कि भाई ज़कात का निज़ाम कायम हो जाए, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जिससे मुराद अक्सर लोगों की है कि ज़कात का निज़ाम कायम हो जाए तो गुर्बत ख़त्म हो जाए, कैपिटलिस्ट सिस्टम जब तक रहेगा तो ज़कात गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकेगी। इनफैक्ट अगर आपने गुर्बत ख़त्म करनी है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आपने अगर गुर्बत मैस पॉवर्टी ख़त्म करनी है तो उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है, एक्सेस टू लैंड। आप मज़ारों को जब एक्सेस देंगे कि वो अपनी काश्तकारी खुद कर सकें और उसमें से कमा सकें तो गुर्बत ख़त्म होगी, जिस तरह चीन ने किया, जिस तरह वियतनाम ने किया और मुल्कों ने किया। इवन इनकलाब फ्रांस भी तो यही था ना कि गरीबों को एक्सेस टू लैंड मिला, वहाँ आपके किसानों को एक्सेस टू लैंड मिला। तो बात आखिर में ये है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो ज़राए पैदावार है उनकी तकसीम कार इतनी अनइक्वल है कि 1% के पास तमाम ज़राए पैदावार हैं, वही इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं, वही इकॉनमी को चलाते हैं, और बाकी सारे लोग जो है वो इस सरमायादारी निज़ाम के अंदर रुल रहे हैं। उनको आप चैरिटी देते रहे, पॉवर्टी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ज़राए पैदावार उनके पास नहीं है। जब तक ज़राए पैदावार उनके पास नहीं होंगे तो उस वक़्त तक वो मफलूज हैं, मजबूर हैं कि वो सरमायादार और जागीरदार के लिए काम करें, और वो सरमायादार जागीरदार वो टॉप 1% क्लास जो है मार्केट के मैकेनिज्म के थ्रू इन सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेती है। तो गुर्बत का इलाज जो है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो ज़राए पैदावार है उसकी तकसीम नौ जब तक नहीं होगी उस वक्त तक गुर्बत ख़त्म नहीं होगी। और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए जिन ज़राए पैदावार की तकसीम नौ की ज़रूरत है वो है एक्सेस टू लैंड। जब तक ज़मीन के हवाले से मज़ारा ज़मीन का ओनर नहीं बनेगा उस वक्त तक मैस लेवल पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर पॉवर्टी ख़त्म नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।